जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बात बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, जो बचत खाता कहते हैं, किसी भी बैंक में आपके पास खाता है, और या फिर आप फ़ोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, किसी प्रकार का यूपीआई चलाते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस साल से 2022 और 23 का जो सेशन है, इसमें इनकम टैक्स के लिए आईटी डिपार्टमेंट से नया गाइडलाइन आया है, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अब इस साल से हर व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स भरने का मतलब है कि टैक्स आप भरे ना भरे, उसके दायरे में आप आते हो नहीं आते हो, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आपका इनकम सालाना 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, लेकिन आईटीआर आपको करना पड़ेगा। मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको करना पड़ेगा। किस परिस्थिति में करना पड़ेगा, किस परिस्थिति में आप बच सकते हैं, इससे सारा प्रोसेस बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। अगर आपके पास खाता है, यूपीआई है, कुछ भी है, यूज करते हैं, तो ये वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को स्किप भी ना करें। हर बार की तरह आपसे आग्रह है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दबाकर लाइक जरूर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइबर है आप, पहले से वीडियो आपको मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आइए सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नया गाइडलाइन के अनुसार 2022 और 23 के गाइडलाइन के अनुसार आपको बता दूं कि सरकार ने किया है कि अब सबको भरना होगा इनकम टैक्स। 2022-23 का गाइडलाइन बता रहा हूं, कैसे भरना होगा, किस परिस्थिति में भरना होगा, वो पहले जान लीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कि 50 लाख ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट, आपके पास कोई खाता है, सेविंग अकाउंट, बचत खाता जिसे कहते हैं, और उस पर 50 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि वो पैसा आप ही का हो। ट्रांजैक्शन का मतलब मैं बता रहा हूं कि कैसा ट्रांजैक्शन। अब आप सोचते होंगे कि मैंने जो पैसा रखा या फिर पैसा निकाला, उसी को ट्रांजैक्शन माना जाता है। वो सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। ट्रांजैक्शन मैं बताता हूं कि हर चीज को अब ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सरकार अब हर चीज को ट्रांजैक्शन में गिनती कर रही है। जैसे आप फोन पे से कितना पैसा किसी को दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, वो गिनती में हो रहा है। पेटीएम से कितना पैसा किसी को दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, या फिर ऑनलाइन ही पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आपने जमा किया कैश, कितना निकाला, कितना किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर किया। चाहे आप किसी दूसरे का ही पैसा रख रहे हैं, फिर निकाल के दे रहे हैं, या फिर कहीं से कर्ज लिया आपने ऑनलाइन, फिर वहां से निकाल के आप दे रहे हैं, सारा अब गिनती होगा और सभी को मिला के इंक्लूड किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा कि अगर ये सारा लेन देन मिला के 50 लाख रुपया ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, 50 लाख रुपया सालाना ट्रांजैक्शन हो जा रहा है खाता पर, भले ही खाता पर 1 रुपया भी रहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके खाता पर पैसा नहीं रहे या फिर रहे, उससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इतना पैसा आया, चाहे 10-10 हज़ार करके आया, 20-20 हज़ार करके आया, और इतना पैसा गया, ये सारा ट्रांजैक्शन में ही गिनती होगा और सब मिला के 50,000 रुपया जैसे पार होगा, आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर नहीं भर रहे हैं तो आपके पास नोटिस आएगा। आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस करेगी और जवाब मांगेगी, ये पैसा आया कहाँ से था, पैसा गया कहाँ, ये किस तरह का पैसा था। आपको सोर्स बताना पड़ेगा। जब तक सोर्स नहीं बताएंगे तब तक वो छोड़ेगा नहीं। और इतना पैसा का आप सोर्स कैसे बता पाएंगे कि यूपीआई से आपने कहाँ ट्रांजेक्शन किया, कहाँ खरीदारी किया, किसको दिया, किसको लिया। होता क्या है कि आमतौर पर बताता हूँ, इससे बचने का एक उपाय आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि लोग कहीं भी किसी को भी यूपीआई कर देते हैं। किसी को 10,000 भेजना है, यूपीआई कर दिए, किसी को 50,000 भेजना है, फोन पे से कर दिए, पेटीएम से कर दिए। तो ये यूपीआई जो बेमतलब का आप करते रहते हैं, किसी का पैसा मंगा लिए, किसी को कर दिए, ऐसे मत किया कीजिए। ये जो यूपीआई जो होता है, फोन पे, पेटीएम जो भी होता है, किसी भी प्रकार का यूपीआई है, वो आपका पर्सनल यूज के लिए होता है। पर्सनल यूज के लिए होता है, उसे पर्सनल ही यूज करें। कहीं पे आपको कहीं खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में पे करना है, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ पे करना है, कुछ खरीदारी करना है, पे कर रहा है, कहीं खरीदारी कर रहे हैं, पे करना है, रेलवे टिकट लेना है, पे करना है, फ्लाइट टिकट लेना है, पे करना है। आप कर सकते हैं, खुद का हो, घर का हो, कर सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों में, रिश्तेदारों में नंबर बनाने के लिए किसी और को आप करने लगते हैं। इस चक्कर में आपकी गिनती नहीं रह जाती है। कोई कोई व्यक्ति का तो ऐसा है जिसे मैं जानता हूं कि डेली उसका 1,50,000 रुपया यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है बेमतलब का। अब बोलेंगे 50,000 लाख रुपया कैसे होता है, तो वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन गेम है जिसमें आपको यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना होता है, और वो गिनती कर करके आप देखेंगे तो साल में 50 लाख प्लस हो जाता है। तो इससे बचे। फालतू किसी भी प्रकार का यूपीआई है, वो आपका पर्सनल यूज के लिए होता है।
पर्सनल यूज के लिए होता है उसे पर्सनल ही यूज करें। कहीं पे आपको कहीं खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में पे करना है, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं कुछ पे करना है, कुछ कहीं खरीदारी कर रहे हैं पे करना है, रेलवे टिकट लेना है पे करना है, फ्लाइट टिकट लेना है पे करना है। आप कर सकते हैं, खुद का हो घर का हो कर सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों में रिश्तेदारों में नंबर बनाने के लिए किसी और को आप करने लगते हैं, इस चक्कर में आपकी गिनती नहीं रह जाती है। कोई कोई व्यक्ति का तो ऐसा है जिसे मैं जानता हूं कि डेली उसका 1,50,000 रुपया यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है बेमतलब का। तो इससे बचे, फालतू जगह यूपीआई ना करें। ये तो सिर्फ बता रहा हूं ट्रांजेक्शन का, ऑनलाइन आपका पैसा रहे ना रहे, सिर्फ ट्रांजेक्शन हो जाता है 50 लाख से ऊपर तो फिर आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा और पैसा का सोर्स बताना ही पड़ेगा, वो पैसा कहां से आया। भले ही आपको ध्यान नहीं रहेगा, अगर 50 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने के बाद भी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं सालाना, तो फिर आपको 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद क्यों ना हो, आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजता ही है। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिसका 2017 का 2018 का अब नोटिस आ रहा है, उस समय उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि छानबीन बाद में आईटी डिपार्टमेंट करता है। ये नहीं कि इस साल का इसी साल छानबीन करके आपको भेज देगा, और आपको पेनल्टी भी देना होगा और इनकम टैक्स भी भरना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरा घोषणा यह किया गया है कि 60 लाख का लेन देन करते हैं सेविंग अकाउंट पर, यह अलग है। 60 लाख, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं जिनका करेंट अकाउंट नहीं होता है, चालू खाता नहीं होता है, वो सेविंग अकाउंट पे ही लेन देन करते हैं। तो उस पर भी ऑनलाइन, चाहे आप माल मंगा रहे हैं उसका पैसा भेज रहे हैं, कहीं माल दे रहे हैं उसका पैसा मंगा रहे हैं, तो इस तरह के लोग हैं अगर उनका 60 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हो जाता है सेविंग अकाउंट पर, अगर बिजनेस का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सेविंग अकाउंट पर 60 लाख से ज़्यादा, 60 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो फिर आईटीआर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा आया कहाँ से, पैसा जा कहाँ रहा है। चाहे बिजनेस लोन ही आपने लिया, दुकानदारी करने के लिए लिया, शॉप के लिए लिया, कोई छोटे मोटे व्यापार करने के लिए कहीं से लोन लिया और उस अकाउंट में पैसा आया है, तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। भले ही दूसरा का पैसा आपने क्यों नहीं मंगा के दूसरा को ट्रांजेक्शन किया है, फिर भी उस पैसा का आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये रहा छोटे बिजनेसमैन के लिए जो मैंने आपको बताया, जिनका जीएसटी नहीं है, वो बता रहा हूँ। जीएसटी जिनका है तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो करेंट अकाउंट होता है और जीएसटी का लेन देन का अलग हिसाब किताब रहता है, वो अलग रिटर्न फाइल करता है हर 3 महीने पे, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिनका जीएसटी नहीं है लेकिन लेन देन अच्छा है दुकान में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीएसटी नहीं है और उनका शॉप का अच्छा लेन देन है, अच्छा इनकम है, अच्छा दुकानदारी करते हैं, दुकान पर स्कैनर लगा रखे हैं, कोई पैसा भी पे करता है तो स्कैन के द्वारा आपके अकाउंट पे जाता है पैसा। देखते होंगे फोन पे, पेटीएम, भारत पे, इन सभी का स्कैन लगा के लोग रखते हैं और कोई सामान लोग लेता है तो पैसा उसी के द्वारा पे करते हैं, तो सीधा आपके अकाउंट पर जाता है और भले ही उस पैसा के निकाल के फिर आप माल ले आते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पैसा का हिसाब आपको देना पड़ेगा अगर सालाना 60 लाख रुपए से ऊपर आपके लेन देन हो जाते हैं। अब लेन देन का मतलब, भले ही आपने कहीं जमीन लेने के लिए, कहीं प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी दोस्त से कर्ज लिया, वो 2 लाख रुपया आपके अकाउंट पे आया और फिर आपने वो काम नहीं किया या फिर आपने वो काम कर लिया, फिर 2 लाख रुपया उसी अकाउंट से आपने उसको ट्रांसफर किया, तो ये गिनती हो गया 4 लाख रुपया। समझ लीजिए सीधा कैसे कि 2 लाख रुपया वहां से आया, आपके दोस्त ने आपको कर्ज दिया 2 लाख रुपया, उसको निकाल के आप खर्च कर लिए, ठीक है। फिर उसको वापस करने के लिए 2 लाख रुपया फिर अपने अकाउंट पे डाले आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद और उसको ट्रांसफर किए, तो ये हो गया 4 लाख रुपया। ऐसे होता है ट्रांजेक्शन की गिनती, तो ये 4 लाख रुपया गिनती माना जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर 60 लाख पार कर जाता है तो फिर आपको आईटीआर करना पड़ेगा और अपने पैसे का जवाब हिसाब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा। ये 2022-23 में नया गाइडलाइन आया, ये पुरानी बातें नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल इस साल का अभी का बातें बता रहा हूँ। अब तीसरा गाइडलाइन मैं आपको बता दूं, तीसरा गाइडलाइन क्या है, प्रोफेशनल के लिए। जो प्रोफेशनल है, जो कहीं पर प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, किसी प्रकार का जॉब करते हैं और उनका टीडीएस कटता है या नहीं करता है उससे कोई मतलब नहीं है। 10 लाख रुपया से ऊपर का लेन देन हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है और आप जॉब कर रहे हैं, आपका सीमित पैसा आ रहा है और 10 लाख रुपया से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको उस पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। और आपको हिसाब देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको कहीं से सैलरी आ रही है अकाउंट पे, कहीं से पैसा आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं भेज रहे हैं, तो इस तरह से अगर 10 लाख रुपये से ज़्यादा लेन देन कर लेते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे ऑनलाइन में हो, तो उसका आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये नहीं कि टैक्स देना ही पड़ेगा, आईटीआर फाइल करके आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम है, बाकी पैसा यहाँ से आया है, और सोर्स आप बता देते हैं, अपना खर्च बता देते हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन आईटीआर फाइल करना बहुत ही कंपल्सरी है आपके लिए, बहुत ही जरूरी है। लोग करते भी हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी बैंकिंग सेक्टर में लोग जॉब करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, किसी भी ऑफिशियल जॉब करते हैं, तो अक्सर लोग आईटीआर फाइल करते हैं, क्योंकि उनका टीडीएस करता है और टीडीएस ऑफिस मंगाने के लिए आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने से फ़ायदा भी है, फ़ायदा ये है कि आपका जो टीडीएस कटा हुआ है जो भी,
वो आपको रिटर्न मिल जाता है। अगर आप सही उपयोग उस पैसा का बता देते हैं कि यहाँ मेरा खर्चा हुआ है और इतना मेरा इनकम है, तो आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पैसे वापस आ जाते हैं आपके अकाउंट पे। और चौथा नंबर पर यह बताया गया है कि जिनका TDS TCS कटता है, TDS या TCS कटता है, उनको 25,000 रुपये अगर कटा हुआ है तो ITR फाइल करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे भी है कि बहुत सारे सोर्स है उनके पैसे आने का, बहुत सारे सोर्स है, अलग अलग से बहुत सारा पैसा आता है, बहुत जगह TDS भी कटता है, लेकिन उनका 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया साल का इनकम है, तो अगर 20 25 30 हज़ार रुपया TDS कट भी जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। लेकिन अब IT डिपार्टमेंट कह रहा है कि यह कंपल्सरी है, अब आप फाइल करना ही पड़ेगा आपको रिटर्न फाइल। किसी भी हालात में आपका TDS 25,000 रुपया कटा हुआ है या फिर उससे ज्यादा कटा हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। आप भले ही ये पैसा टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं, लेकिन आपको सोर्स बताना पड़ेगा। ये नहीं कि 25,000 रुपया देकर 50,000 रुपया इनकम टैक्स छोड़कर आप सारे पैसा के हिसाब ना दे, सरकार आपसे हिसाब ना खोजे कि पैसा कहाँ से आया था और सीधा TDS देकर आप अपना उस जंजाल से पीछा छुड़ा ले। ऐसा नहीं होगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि ये जो TDS कटा है 25,000 रुपये का जो हमें दे रहे हैं पैसा, इसका इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आया, इसके अलावा बाकी पैसा जो आया उसका भी आप सोर्स बताइए। लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष से ऊपर है उनके लिए 50,000 रुपया तक का है। 50,000 से कम TDS कटा हुआ है तो ITR फाइल न भी करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उन्हें परेशानी नहीं है। लेकिन 50,000 से ऊपर उनका TDS करता है तो उनको भी बताना पड़ेगा कि TDS जब 50,000 रुपया आपका कटा है तो इनकम कितना होगा, आप सोच भी सकते हैं, और उसका आपको जवाब देना है। आपको सोर्स बताना ही है, नहीं बताएंगे तो वही प्रोसेस मैंने आपको बताया। बहुत लोग नहीं भरते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, और होता क्या है कि उन्हें 1 साल 2 साल पता नहीं चलता है, लगता है कि ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कभी कभी नोटिस आपको 3 साल बाद भी आ जाता है, 4 साल बाद भी आ जाता है, 5 साल बाद भी आ जाता है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिर अगला 31 मार्च तक चलता है। मतलब अगला 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर, और इसके बीच का इनकम और स्रोत आपको बताना होता है। अगर इस साल नहीं बताएंगे तो जरूरी नहीं कि इसी साल सरकार नोटिस भेजेगी आपको, IT डिपार्टमेंट इसी साल नोटिस भेजेगी, वो आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी नजर पड़ जाए, जैसे जब भी नजर पड़ जाए वो 5 साल पीछे का खंगाल के आपको नोटिस भेज देगी। तो दोस्तों ये नया नोटिफिकेशन था, वो बताया हूँ। इसका कॉपी भी आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में कि इसका नोटिफिकेशन क्या है, इसका नया गाइडलाइन क्या है, तो ये जानकारी चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन का कॉपी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप वहां से जाकर भी देख सकते हो, उससे सारी बात मैं बता चुका हूँ। लेकिन खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो बस मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आपके पास सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, किसी प्रकार का खाता है, तो फालतू किसी दूसरे का लेन देन ना करे। बेमतलब का पैसा भेजना निकालना, UPI करना, बेमतलब का UPI करना ना करे। कहीं भी फोन पे, पेटीएम किसी को भी दोस्त को कर दिए, मंगा लिए, किसी का पैसा 50,000 मंगा लिए, 1 लाख डाल दिए, ऐसा ना करे, कतई ना करे। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करे। अगर इससे संबंधित और जानकारी चाहते हैं, कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव हो या फिर नया वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, अपनी सवाल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।